बात करते हैं भारत का भौतिक जिसको कहते हैं भौगोलिक विभाजन, तो भारत को हम 5 प्रदेशों में विभक्त करते हैं। जो पहले आता आपका, एक है द्वीप समूह, नंबर 2 उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला, तीसरा आपका तटीय मैदान, चौथा है आपका प्रायद्वीपीय पठार और पांचवा है आपका भारतीय मरुस्थल। तो दोस्तों इस बात को हम भारत के मैप के द्वारा समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये वाला जो पोर्शन है ये है आपका पूरा पर्वतीय क्षेत्र, ये आपका पूरा पर्वतीय क्षेत्र। और ये जो आपको दिख रहा है ये आपका मरुस्थलीय क्षेत्र। और दोस्तों ये आपका जो ये वाला पार्ट है जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, और साथ में ये और ये जो पूर्वी और पश्चिमी घाट का, और ये उत्तर भारत की जो मुख्य भूमि है इसका जो भाग है इसको कहते हैं हम पूरा उत्तरी पूर्वी पहाड़ी, या मतलब उत्तरी पूर्वी पहाड़ी नहीं, इसको कहते हैं हम मैदानी क्षेत्र। और ये जो आपका प्रायद्वीपीय भारत वाला पार्ट है इसको कहते हैं हम प्रायद्वीपीय पठार। और जो ये साइड में पश्चिमी और पूर्वी तट वाला इसको कहते हैं तटीय मैदान। चलिए अब देखते हैं, इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। भारत की जो तटरेखा है, मैदान और घाट, हम तीनों की बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं भारत। पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में अरब सागर से घिरा हुआ है। देखिए ये हमने भारत का एक मैप बना रखा है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं जो पूर्व में, ये आपका है पूर्व। तो पूर्व में किससे घिरा है, यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, ये आपको देखने को मिलती है यहाँ पे बंगाल की खाड़ी। और जो दक्षिण है, जो नीचे वाला पार्ट है, ये यहाँ पे आपको देखने को मिलता है हिंद महासागर। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है हिंद महासागर। और जो आपका ये पश्चिमी भाग है यहाँ पे आपको देखने को मिलता है अरब सागर। यहाँ पे आपको अरब सागर देखने को मिलता है। तो आगे देखते हैं भारत की मुख्य भूमि की जो तट सीमा की लंबाई ये है आपकी 5100 किलोमीटर, 5100 माफ़ कीजिएगा 6100 किलोमीटर। ये है आपकी 6100 किलोमीटर। और जो द्वीप है, अगर द्वीपों की तटरेखा को मिला दिया जाए तो ये आपकी बैठती है 7516 किलोमीटर। जो भारत के 9 राज्य है, माफ़ कीजिएगा, जो भारत के 9 राज्य है इनकी जो रेखा है ये समुद्री तट से मिलती है, समुद्र से मिलती है। जिसमें सबसे लंबी है आपके गुजरात की जिसकी है 1214 किलोमीटर, और सबसे कम है गोवा की जिसकी लंबाई है 101 किलोमीटर। चेन्नई तट से भारत का औसत समतल मापा जाता है। जब हम देखते हैं कि हमारी जो ऊंचाई है जहाँ पे हम रहते हैं उस जगह की ऊंचाई कितनी है, तो उसको नापते हैं हम चेन्नई के समुद्र तट से। सर्वाधिक तटीय अपरदन जो होता है ये लहरों से होता है। चलिए आपको ये थोड़ा समझाता हूँ। देखिए सबसे पहले ये रहा आपका गुजरात, ठीक, जिसकी जो समुद्री सीमा है सबसे बड़ी है। दूसरा आपका आ गया महाराष्ट्र, तीसरा आपका आ गया गोवा, जो चौथा राज्य ये आ गया आपका कर्नाटक, पांचवा आ गया आपका केरल, और जो छठा राज्य आ गया ये आ गया तमिलनाडु, सातवां आपका आंध्र प्रदेश, आठवां हो गया आपका उड़ीसा, और जो 9वां राज्य है ये आपका वेस्ट बंगाल। तो इस तरीके से ये 9 राज्य समुद्री तटरेखा बनाते हैं। पूर्वी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पूर्वी घाट तथा जो पश्चिमी तट पर स्थित होती है उनको हम पश्चिमी घाट कहते हैं। जो हमारा पश्चिमी घाट है उसका जो दूसरा नाम है इसको सह्याद्री भी कहते हैं, और जो हमारा पूर्वी घाट है इसको हम महेंद्रगिरी के नाम से भी जानते हैं। तो अब देखते हैं हम पश्चिमी घाट। तो दोस्तों जो हमारा पश्चिमी घाट है ये पश्चिम में ताप्ती के महानी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी के अंतरिक्ष तक जाता है, जिसकी लंबाई है 1600 किलोमीटर। इसमें सबसे ऊंची जो चोटी है ये आपकी अनाईमुडी जो केरल में है जिसकी ऊंचाई है 2655 मीटर।
अन्नमलाई पहाड़ी का ये हिस्सा है। किसका हिस्सा है? अन्नमलाई पहाड़ी का। इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान जो केरल में स्थित है, अन्नमलाई के निकट जो है पालनी पहाड़ी है, जहाँ से आप तमिलनाडु जाते हो। और यहाँ पर ही कोडाइनल हिल स्टेशन भी देखने को मिलता है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश पश्चिमी घाट को 2 भागों में बांटता है। अगर आपसे पूछा जाए ऐसा कौन सा अक्षांश है जो पश्चिमी घाट को 2 भागों में बांट देता है, तो दोस्तों ये है 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश। उत्तरी सह्याद्री एवं दक्षिणी सह्याद्री जो इसके 2 भाग हैं। तो पहला आपका उत्तरी सह्याद्री हो गया पश्चिमी घाट का, जो दूसरा भाग है ये हो गया आपका दक्षिणी सह्याद्री। भारत की सबसे दक्षिणतम जो चोटी है ये आपकी इलायची की पहाड़ियाँ, नीलगिरी पर्वत जो है इसकी सर्वोच्च चोटी है दोडो बेटा, जो आपके केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में है आपकी नीलगिरी की पहाड़ियाँ। पश्चिम एवं पूर्वी घाट को मिलाता है कौन? नीलगिरी। जो आपका नीलगिरी पर्वत है ये पूर्वी और पश्चिमी घाट दोनों को मिलाता है। घाट जो होते हैं ये पठारों का ढलान होता है। पश्चिमी घाट क्या है? पठारों का ढलान है। अब बात करते हैं हम तटीय मैदान की। तो तटीय मैदान जो है ये गुजरात से शुरू होता है और वेस्ट बंगाल तक जाता है। ये जो दोस्तों आपको दिख रहा है ये सब तटीय मैदान है। और यहाँ पे जो मिट्टी मिलती है ये एलुअल सॉइल मिलती है, जिसको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। पश्चिमी घाट तो इसको दोस्तों हम 4 भागों में बांटते हैं। पहला आपका काठियावाड़ का तट जो आपके गुजरात से लेके दमन तक होता है, और दूसरा आपका कोंकण तट जो दमन से लेके कर्नाटक ये महाराष्ट्र तक जाता है। फिर आपका आता है कन्नड़ तट या कैनरा तट जो कर्नाटक के पास है। फिर आता है आपका मालाबार तट जो कर्नाटक से और तमिलनाडु के बीच स्थित है। तो दोस्तों जो एक कोंकण तट है ये उत्तरी भाग है इसका। और जब हम पश्चिमी घाट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको डेल्टाई क्षेत्र और इसको कहते हैं हम कोरोमंडल तट। पूर्वी तटीय मैदान की जो नदियाँ है ये दोस्तों डेल्टा बनाती है, परंतु जो पश्चिमी तटीय मैदान की नदी होती है ये डेल्टा नहीं एस्चुरी बनाती है, जिसको ज्वार नद मुख कहते हैं। उड़ीसा के पास का जो तटीय मैदान है वह महानदी का डेल्टा क्षेत्र है और उसको हम उत्कल के मैदान के नाम से जानते हैं। जो हमारा पूर्वी तट है ये 2 भागों में विभक्त है। जो आपका पहला है डेल्टा क्षेत्र, इस क्षेत्र में क्या है? तटीय मैदान देखे जाते हैं, जिसको कहते हैं उत्तरी सरकार। और जो डेल्टा क्षेत्र है ये पश्चिम बंगाल से लेके आंध्र प्रदेश तक जाता है। और जो इसका दूसरा भाग है ये है आपका कोरोमंडल तट जो आंध्र प्रदेश से लेके तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाता है। पूर्वी तटीय मैदान का जो विस्तार है इसमें आपको कृषि देखने को मिलती है, जनसंख्या अधिक यहाँ पर देखी जाती है, और यहाँ पे क्या है? ज़्यादा अपर्दन होता है, इसलिए ये अधिक चौड़ा है। और इसका अन्य जो नाम है इसको हम कोरोमंडल तटीय मैदान के नाम से भी जानते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान जो है ये कम अपर्दन वाला है क्योंकि यहाँ पर पतला है। तो दोस्तों जो पश्चिमी तटीय मैदान है ये क्या है? ये पूर्वी तटीय मैदान की अपेक्षाकृत कम चौड़ा है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे हम जो हमारी समुद्री सीमा है उसको किस प्रकार से बांटा गया है। तो सबसे पहला बात करते हैं हम प्रादेशिक सीमा समुद्री सीमा की, जो आपकी 12 समुद्री मील के बराबर है, जहाँ पर आप जितने भी कार्य है सभी कर सकते हैं। ये एक तरीके से आपकी समुद्री सीमा है जहाँ पर आप किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका समीपस्थ मंडल, जिसको कहते हैं कॉन्टेजियस जोन। तो दोस्तों ये होता है आपका 24 समुद्री मील तक भारत को इस क्षेत्र में साफ सफाई, सीमा शुल्क से लेकर वित्तीय अधिकार प्राप्त होते हैं। फिर आपका आता है अनन्य आर्थिक अधिकार, जिसको कहते हैं हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसमें ये आपके 200 समुद्री मील तक होता है।
यहाँ पर आप किसी प्रकार का वैज्ञानिक परीक्षण कर सकते हो। द्वीपों का निर्माण का अधिकार आपके पास होता है। तो दोस्तों जो एक समुद्री मील होता है ये बराबर होता है आपके 1.8 किलोमीटर के। तमिलनाडु का जो समुद्री तट है उसको कहते हैं हम कोरोमंडल तट। मन्नार की खाड़ी है तमिलनाडु तट के पास, और जो आपका कोरोमंडल तट है ये स्थित है तमिलनाडु में। अब देखते हैं भारत के पर्वत, क्या क्या पर्वत है, कौन कौन से भारत के प्रमुख पर्वत है। तो भारत जो है संपूर्ण भारत में जो है 29.3% भूभाग पर क्या है आपको पर्वत और पहाड़ियाँ देखने को मिलती है। तो देखते हैं भारत के पर्वत। सबसे पहले बात करेंगे हम उत्तरी पूर्वी श्रृंखला की, जिसमें आपका आता है हिमालय, और फिर बात करेंगे मध्य एवं दक्षिण भारत की पर्वत श्रृंखला की। तो सबसे पहले देखते हैं उत्तरी पर्वत श्रृंखला। भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित हिमालय पर्वत जो है वह विश्व का सबसे नया मोड़दार पर्वत है, जिसकी ऊंचाई सबसे अधिक है। जो हिमालय पर्वत है इसकी आयु जो है अभी कम है, अभी ये न्यू है। और ये इसको जो विभाजन है हम इसके 3-4 आधार पर करते हैं। जो पहला आपका होता है ट्रांस हिमालय, फिर दूसरा आपका आता है हिमाद्री या महान या वृद्ध हिमालय, तीसरा आपका होता है लघु या मध्य या हिमाचल हिमालय, और जो चौथा होता है इसको कहते हैं जो सबसे लास्ट होता है शिवालिक हिमालय। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं ट्रांस हिमालय की। तो जो आपका ट्रांस हिमालय है, जो हमारा ट्रांस हिमालय है, ये ट्रांस मैदान हिमालय के 4 श्रेणी है। तो इसका क्या है, इसे एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। सियाचिन, वियाको, वाल्टोरो, हिस्पर जो आदि ग्लेशियर है ये सब काराकोरम श्रेणी में आते हैं। और जो काराकोरम श्रेणी हमारी इसी के अंदर केटू जो स्थित है, जो भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है और जो विश्व की दूसरे नंबर की है। वृद्ध हिमालय के उत्तर में क्या है ये स्थित है। जो हमारा महान हिमालय है उसके उत्तर में स्थित है कौन सा, ट्रांस हिमालय, या आप कह सकते हो जो आपका काराकोरम श्रेणी है। इसके जो अन्य नाम है इसको हम तिब्बतीय टैथिस या हिमालय भी कहते हैं। और इसकी जो ऊंचाई है औसतन 3000 मीटर होती है। ये अपसादित चट्टानों से निर्मित है। केटू भारत की सर्वोच्च व दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसके अंतर्गत जो आता है लद्दाख श्रेणी आती है, जिसमें रोकापोशी पर्वत है जो विश्व का सबसे तीव्र ढलान वाला पर्वत है। और ये क्या है, जल विभाजक का भी कार्य करता है सिंधु और श्योक नदी के बीच। जो आपकी सिंधु नदी है और जो श्योक नदी है इनके बीच भी ये क्या करता है, जल विभाजक का काम करता है। और जो तीसरी श्रेणी आती है इसमें यह है झांसकर। दोस्तों जो आपका ट्रांस हिमालय है इसमें पहली श्रेणी आपकी है काराकोरम, जो दूसरी है ये है आपकी लद्दाख, जो तीसरी है ये है झांसकर, और जो चौथी आती है ये है कैलाश श्रेणी। तो दोस्तों जो कैलाश श्रेणी है यहाँ से आपकी 2 प्रमुख नदियाँ निकलती है। पहली है सतलज और दूसरी है आपकी ब्रह्मपुत्र, जो निकलती है कैलाश श्रेणी की मानसरोवर लेक के पास से। काराकोरम श्रेणी का जो पहला नाम था, तो दोस्तों इसे पहले हम कृष्णागिरी के नाम से जानते हैं। चलिए यहाँ पे इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं जो हिमालय का विवरण है। तो दोस्तों ये है आपका ट्रांस हिमालय है, सबसे ऊपर वाला ट्रांस हिमालय, फिर आता है आपका महान हिमालय, उसके बाद आता है आपका लघु हिमालय, फिर आता है आपका शिवालिक। जो शिवालिक है इसे हम ये भी कह सकते हैं कि ये हिमालय का सबसे दक्षिणतम भाग है। और जो हमारा ट्रांस हिमालय है ये हिमालय का सबसे पूर्वी भाग है। इसको हम ये भी कह सकते हैं ये हिमालय पार का क्षेत्र है, क्योंकि जो मेन हिमालय है ये ग्रेट हिमालय को माना जाता है, जिसको महान हिमालय या बृहत हिमालय कहते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। भारत का सबसे गहरा जो गर्ज है ये है बुंजी गर्ज। ये जो गर्ज है ये बनता किससे, नदी द्वारा बनाया जाता है। और दोस्तों जो हमारी काराकोरम श्रेणी है इसके पास ही स्थित है सियाचिन ग्लेशियर, जो विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, और इसी में ही केटू स्थित है। जो हमारी लद्दाख श्रेणी है इसके अंतर्गत ही राकापोशी पर्वत आता है, जो विश्व का सबसे ज़्यादा ढलान वाला
पर्वत है। फिर इसके पास ही श्योक नदी है, लद्दाख के पास ही श्योक नदी है। फिर आता है आपका जास्कर श्रेणी और सबसे नीचे आता है आपका कैलाश श्रेणी। तो कैलाश श्रेणी से आपकी दो नदी निकलती है जो भारत में आती है। पहली आपकी है सतलुज और दूसरी आपकी सिंधु। और दोस्तों यहाँ पे एक और नदी निकलती है जो पहले चाइना में जाती है फिर भारत में आती है, ये आपकी ब्रह्मपुत्र। ये तीनों नदी निकलती है मानसरोवर लेक के पास से। अब देखते हैं महान हिमालय, जिसको हम मुख्य हिमालय कहते हैं, इसको हम हिमाद्री, महान हिमालय या बृहद हिमालय कहते हैं। इसकी जो औसत ऊंचाई होती है ये होती है 6100 मीटर। विश्व की सबसे ऊंची चोटी इसी के अंतर्गत ही आती है, जिसको हम माउंट एवरेस्ट कहते हैं। और इसी की वजह से ही हिमालय जाना जाता है। और दोस्तों ये आपके नेपाल में स्थित है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8848 मीटर। इसे क्या है नेपाल में सागर माता के नाम से भी जानते हैं। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माता के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये बहुत ऊंचा है और ऐसा लगता है जैसे ये आकाश को चूम रहा हो। और फिर देखते हैं हम लघु हिमालय, जिसमें शिवालिक और मध्य हिमालय के मध्य है जो आपका लघु हिमालय है। ये शिवालिक इसके दक्षिण में है और जो आपका ये है महान हिमालय ये इसके पूर्वी में है। और जो आपका शिवालिक हिमालय है ये हिमालय का सबसे बाह्य या सबसे दक्षिणतम बिंदु है और सबसे नवीन भी यही है। नदियों के आधार पर हिमालय को 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं हम। तो दोस्तों देखते हैं, ये थोड़ा मैप दे रखा है यहाँ पे, आपको बताता हूँ। पहला आपका आता है पंजाब हिमालय जो आपके सिंधु से लेके सतलज तक है। फिर आपका आता है कुमायूं हिमालय जो आपके सतलज से लेके काली नदी के बीच है। फिर आपका आता है तीसरे नंबर का नेपाल हिमालय जो काली नदी से तीस्ता नदी के बीच है। फिर आपका आता है चौथा असम हिमालय जो तीस्ता से लेके ब्रह्मपुत्र के बीच होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं पंजाब हिमालय की। तो इसके अंतर्गत जो श्रेणी आती है, पहली आती है आपकी काराकोरम श्रेणी, दूसरी आती है लद्दाख श्रेणी, तीसरी आती है आपकी झांसकर श्रेणी और जो आपकी पीर पंजाब श्रेणी भी इसके अंतर्गत आती है और धौलाधर पर्वत श्रेणी भी इसी के अंतर्गत आती है। चलिए देखते हैं अब आगे। जो आपकी काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और झांसकर श्रेणी है, इसको हम ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं। लेकिन जब नदियों के आधार पर वर्गीकरण करते हैं तो इसमें कुछ और चीज़ भी शामिल होती है, जैसे पीर पंजाब श्रेणी और धौलाधर श्रेणी ये आपके लघु हिमालय के में स्थित है। हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है ये। दोस्तों जो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है ये क्या है, हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। जो आपका पीर पंजाल श्रेणी है ये जम्मू एंड कश्मीर के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में भी आता है। जो धौलाधर पर्वत श्रेणी है इसमें ही कुल्लू घाटी है। पीर पंजाल श्रेणी और धौलाधर पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है कुल्लू आपकी घाटी। और जो आपका शिवालिक पर्वत श्रेणी है ये सबसे नवीन पर्वत माना जाता है। अब दूसरी बात करते हैं हम दूसरे विभाजन की बात करते हैं जो आपका है कुमायूं हिमालय जो आपके सतलज से लेके काली नदी के मध्य स्थित है। इससे दूसरे जो इसका अन्य नाम है ये है गढ़वाल हिमालय, उत्तराखंड में ये फैला हुआ है। सबसे ऊंची जो इसकी चोटी है ये है नंदा देवी जो कुमायूं हिमालय में, इसकी ऊंचाई है 7817 मीटर। जो आपका कुमायूं हिमालय इसके अंतर्गत आपको नंदा देवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री आदि हिमालय का हिस्सा देखने को मिलता है। अब बात करते हैं हम नंबर 3 नेपाल हिमालय की जो काली नदी से लेकर तीस्ता नदी के बीच में स्थित है। इस हिमालय की जो सर्वोच्च चोटी है ये आपका माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई आपको पहले ही बताई गई है 8848 है। जो आपका माउंट एवरेस्ट है ये नेपाल में सागर माता के नाम से जाना जाता है। इसकी जो पर्वत चोटियाँ है नेपाल हिमालय की है धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जिसका विस्तार नेपाल और सिक्किम में देखने को मिलता है। और अब आते हैं नंबर 4 जो नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन करता हूँ उसमें सबसे अंतिम है। ये तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में है। इसका विस्तार आपको सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम में देखने को मिलता है। हिमालय से निकलने वाली नदी ये हमेशा ही
जल से भरी रहती है, इसीलिए इनको कहते हैं सतत वाहिनी। और यहाँ पे जो है ग्लेशियर है, जिसकी वजह से इसमें पानी हमेशा रहता है। अब बात करते हैं आगे, हिमालय का जो विस्तार है ये आपको देखने को मिलता है जम्मू एंड कश्मीर में, लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड में। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या हिमालय उत्तर प्रदेश में आता है, तो दोस्तों नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं आता। उत्तर प्रदेश में केवल मैदानी क्षेत्र आते हैं। हिमालय के पूर्व में माफ़ कीजिएगा, हिमालय के पूर्व से पश्चिम में जब हम देखते हैं, जब आप हिमालय के पूर्व से पश्चिम में देखते हैं, जब आप हिमालय, ये आपका है हिमालय, और यहाँ के आप जब, ये आपका पूर्व है, यहाँ से जब आप पश्चिम में देखते हो तो आपको किस प्रकार से पर्वत श्रृंखला देखने को मिलती है। तो सबसे पहले आता है नामचा वर्का पर्वत, फिर आता है आपका कंचनजंगा, ये आपका एपी है में, ये कंचनजंगा आपका सिक्किम में, फिर आता है मकालू, फिर आता है एवरेस्ट नेपाल में, फिर आता है अन्नपूर्णा उत्तराखंड, फिर आता है धौलागिरी। और इस तरीके से आपको पर्वत श्रृंखला देखने को मिलती है। जैसे ये है एपी और ये है लद्दाख। तो आपको पहले देखने को मिलेगी नामचा वर्मा, फिर आपको कंचनजंगा, फिर मकालू, फिर एवरेस्ट, फिर अन्नपूर्णा और उसके बाद धौलागिरी देखने को मिलती है। जो आपका नंगा पर्वत या नांगा पहाड़ियाँ जो है ये नागालैंड में स्थित है। भारत में मध्य प्रदेश, भारत और म्यांमार की सीमा बनाता है नागा पहाड़ियाँ। चलिए थोड़ा मैप में समझने की कोशिश करते हैं। जब आप पश्चिम से पूर्व की ओर जाते तो आपको कौन कौन सी पर्वत श्रृंखला देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले आएगी आपकी धौलागिरी, फिर आएगा आपकी अन्नपूर्णा, उसके बाद आएगी एवरेस्ट, फिर आएगी आपकी कंचनजंगा, फिर आएगा नामचा वर्का पर्वत, उसके बाद आएगी आपकी पटकाई बूम जो अरुणाचल प्रदेश में, फिर आएगी आपकी गारो खासी जयंता जो आपकी मेघालय में स्थित है, फिर आएगी आपकी लुशाई। पटकाई बूम पर्वत श्रृंखला जो है ये पूर्व में भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित है। इसकी ऊंचाई जो है हिमालय से कम है। अब देखते हैं विस्तार। असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम में किसका विस्तार है। तो दोस्तों ये है पटकाई पर्वत श्रृंखला का। पटकाई पर्वत श्रृंखला के 3 भाग हैं। एक आपका पटकाई बूम, दूसरा है गारो खासी जयंता श्रृंखला जो आपको मेघालय में देखने को मिलती है, और तीसरी आपकी लुसाई पहाड़ियाँ। अब देखते हैं मध्य और दक्षिण भारत की पर्वत श्रेणियाँ। तो दोस्तों इसमें पढ़ेंगे हम राजस्थान की अरावली पर्वत श्रेणियाँ, मध्य भारत की विंध्याचल, कैमूर और पारसनाथ की पर्वत श्रेणियाँ, राजस्थान की मांडव पर्वत श्रेणियाँ, सतपुड़ा, महादेव मैकाल, महाराष्ट्र की अजंता, हरिश्चंद्र, अन्नामलाई, जाब्दी, नीलगिरी केरल की, अन्नामलाई और कार्डमम की पहाड़ी जो आपके चेन्नई में आएगी, लक्षद्वीप में नारचो। तो दोस्तों ये सब चीज़ें अब हम जानने की कोशिश करेंगे कौन सी कहाँ पर स्थित है। तो सबसे पहला बात करते हैं हम अरावली पर्वत श्रृंखला की या श्रेणी की, जो इसका विस्तार है गुजरात, राजस्थान और हरियाणा में है। और दोस्तों इसका थोड़ा सा विस्तार दिल्ली में था। दिल्ली में ये मजनू के टीले एक जगह है वहाँ तक थी। विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है जिसकी आयु 570 बिलियन वर्ष बताई जाती है। इसकी सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है इसका नाम है गुरु शिखर जो राजस्थान के माउंट आबू पर स्थित है। इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। दोस्तों ये प्राचीन मोड़दार पर्वत है। आगे देखते हैं, माफ़ कीजिएगा ये थोड़ा मैंने इसका बता दिया विंध्याचल पर्वत का। अब देखते हैं हम विंध्याचल पर्वत की। तो ये प्राचीन मोड़दार पर्वत है। ये आपको गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड में देखने को मिलता है। एमपी और उत्तर प्रदेश में फैले इसके कुछ भाग को बाहर से इनकी पहाड़ी कहते हैं।
एमपी और उत्तर प्रदेश की सीमा में फैले इसके कुछ भाग को कैमूर श्रृंखला कहते हैं। झारखंड में विंध्याचल के कुछ हिस्से को पार्श्वनाथ की पारसनाथ की क्या कहते हैं दोस्तों, पहाड़ी कहते हैं, जो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 1365 मीटर। जैन मंदिर के लिए यह जानी जाती है। अब आगे बात करते हैं हम सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की। ये दक्कन के पठार का एक भाग है, जिसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। जो पश्चिम में इसको कहते हैं राजपीपला की पहाड़ी, और जो छत्तीसगढ़ में है इसको कहते हैं मैकाल पर्वत, और जो मध्य प्रदेश में इसको कहते हैं महादेव पहाड़ी। दोस्तों, जो हमारी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है, इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है ये है धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। महादेव पहाड़ी का ये हिस्सा है। अगर आपसे पूछा जाए जो धूपगढ़ है ये किसका हिस्सा है, तो ये महादेव पहाड़ी का हिस्सा है। इस श्रेणी के उत्तरी भाग में नर्मदा नदी और दक्षिणी भाग में ताप्ती नदी निकलती है। अब बात करते हैं अजंता पर्वत श्रेणी की। ये महाराष्ट्र में स्थित है। इस श्रेणी के जो स्थित है गुफाएं वो गुप्त काल की है। चित्रकला के लिए ये विश्व प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, जो अजंता पर्वत श्रेणी है ये महाराष्ट्र में, और यहाँ पे क्या है, बहुत सारी गुफाएं बनाई गई थी जो गुप्त काल में बनाई गई थी, और यहाँ पे क्या है, चित्रकारी की गई थी जो विश्व प्रसिद्ध है। सतमाला पहाड़ी, हरिश्चंद्र पर्वत श्रृंखला, ये दोनों जो है आपके महाराष्ट्र में स्थित है। बालाघाट पर्वत श्रृंखला, ये महाराष्ट्र और कर्नाटक में स्थित है। गोदावरी नदी व भीमा नदी के बीच क्या है, जल विभाजक का कार्य करती है। दोस्तों, जो आपकी गोदावरी नदी है और दूसरी है भीमा नदी, इनके बीच में जो बालाघाट पर्वत श्रृंखला है ये जल विभाजक का कार्य करता है। पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत जो श्रृंखला है इसको हम कहते हैं पश्चिमी घाट या सह्याद्री पर्वत। पूर्वी तट पर स्थित जो पर्वत श्रृंखला है इसको कहते हैं पूर्वी घाट। इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है इसको कहते हैं महेंद्रगिरी पर्वत। पूर्वी तट की पहाड़ी, सबसे पहले बात करते हैं अन्नामलाई की। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित है, उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। जावदी या जावेद्री, इसको जावेद्री भी कहते हैं, जावेद्री की पहाड़ी, ये आपके तमिलनाडु राज्य के उत्तर में स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी पूर्वी घाट व पश्चिमी घाट के मिलन स्थान पर स्थित है, जो केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य में आती है। इसका अन्य नाम है, इसको हम पहाड़ियों की रानी भी कहते हैं। इसकी सर्वोच्च जो चोटी है ये है आपकी डोडो बेटा, जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है आपकी डोडो बेटा, और यहाँ पे डोडा जनजाति निवास करती है। अब बात करते हैं अन्नामलाई पहाड़ी की। केरल व तमिलनाडु की सीमा पर यह स्थित है। इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है ये है अन्नामुडी, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची जो चोटी है यह है अन्नामुडी, और दूसरे नंबर की जो है ये है डोडो बेटा। कार्डमम की पहाड़ी जो है ये केरल तमिलनाडु में स्थित है, दोनों की सीमा पर स्थित है कार्डमम की पहाड़ी। ये भारत की अंतिम पहाड़ी है, सबसे दक्षिण भाग में स्थित है। इसे हम इलायची की पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर इलायची की खेती विश्व विख्यात है। मांडव पहाड़ी ये काठियावाड़ और गुजरात के बीच स्थित है। सेवराई की पहाड़ी जो है तमिलनाडु में स्थित है। नामचा वरबा पर्वत अरुणाचल प्रदेश व तिब्बत बॉर्डर पर स्थित है। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची जो चोटी है इसका नाम है सैंडल पिक। लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है नारचो। अब देखते हैं मैदानी क्षेत्र। इसको हम 4 भागों में बांटते हैं। पहला आपका बाबर, दूसरा तराई, तीसरा है खादर और चौथा है आपका बांगर।
तो दोस्तों जो हमारा मैदान है ये इस तरीके से बनता है, जैसे ये हमारा है शिवालिक क्षेत्र, यहाँ से क्या है पानी आता है तो उसके साथ भी कुछ मिट्टी, कुछ गाद, कुछ ऐसा आता रहता है, ठीक है। और फिर क्या होता है, फिर उसके साथ कंकड़, कंकड़ हो गए, इस तरीके से छोटे छोटे पर्वत उठ के आते रहते हैं। पर्वत मतलब छोटे छोटे कण आते रहते हैं। तो इस तरीके से क्या, जब ये लॉन्ग समय तक चलता है, लंबे समय तक चलता है, तो इससे क्या मैदान बनना प्रारंभ हो जाता है। चलिए अब देखते हैं जो हमारा सबसे पहले बावर क्षेत्र, शिवालिक पर्वत श्रेणी से दक्षिण के 10 से 12 किलोमीटर का हिमालय के सारे जो फैला क्षेत्र है उसे हम भाबर क्षेत्र कहते हैं। कृषि के लिए ये उपयुक्त नहीं होता क्योंकि यहाँ पे नदी गायब हो जाती है। यहाँ पे आपको थोड़े बड़े बड़े पर्वत शिलाएँ देखने को मिलती है। आगे बात करते हैं तराई क्षेत्र की। भाबर के ठीक दक्षिण में 20 से 30 किलोमीटर का तराई क्षेत्र स्थित है। यहाँ पे नदियाँ जो है दिखना प्रारंभ कर देती है। अब बात करते हैं तीसरा जो क्षेत्र बताया था जिसका नाम है खादर। नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी का क्षेत्र होता है। यहाँ नई मिट्टी की परत बनी होती है। और जो हमारा बांगर होता है ये नदियों से दूर क्षेत्र स्थित होता है। मिट्टी भी यहाँ पर पुरानी होती है। उत्तर से दक्षिण की पहाड़ियों का क्रम एक बार देख लेते हैं। उत्तर से दक्षिण यानी ऐसे मानो ये आपका उत्तर है और यहाँ से अगर आप नीचे जाओगे दक्षिण, तो इस तरीके से जो हमारे पर्वत श्रृंखला यानी पहाड़े जो आती है वो कौन कौन सी है। सबसे पहले आपकी आती है नल्ला मलाई, फिर आती है जावदी, फिर आपकी आती है नीलगिरी और सबसे अंत में आती है आपकी अन्नामलाई। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी जिसका नाम था विजेंद्री पाल। अब देखते हैं भारत के प्रमुख दर्रे या पास। तो सबसे पहला बात करते हैं हम जम्मू एंड कश्मीर की। तो इसमें आपका आता है वर्जिल दर्रा, जिसको हम बुर्जिल दर्रा भी कहते हैं, बनिहाल दर्रा, जोजिला दर्रा। ये जो आपका जोजिला दर्रा है इसी के रास्ते ही हम लेह जाते हैं। फिर बात करते हैं हम लद्दाख की। तो इसमें काराकोरम दर्रा आता है। इसके बाद बात करते हैं हम उत्तराखंड की। इसमें आपको नीति दर्रा, माना दर्रा और लीपू लेक दर्रा देखने को मिलता है। जो आपका लीपू लेक दर्रा है इसी से हम कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं। अब हम बात करते हैं हिमाचल के दर्रे की। तो यहाँ पे आपका एक है सिपकिला दर्रा, एक आपका रोहतांग दर्रा। इसके बाद बात करते हैं हम सिक्किम की। तो सिक्किम में आपका है नाथुला दर्रा, जलेपला दर्रा। और फिर हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। तो आपको यहाँ पे बोमडिला दर्रा और दीपू दर्रा देखने को मिलता है। मणिपुर में आपको तीजू या तूजू दर्रा देखने को मिलता है। जो आपका महाराष्ट्र है यहाँ में आपको थाल घाट दर्रा और बोहर घाट दर्रा देखने को मिलता है। केरल में आपको पाल घाट दर्रा देखने को मिलता है। अगर हम बात करें पाल घाट दर्रे की तो ये केरल में स्थित है। केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। नीलगिरी व अन्नामलाई के मध्य यह स्थित है। दोस्तों एक दर्रा और है खैबर दर्रा। ये दर्रा पाकिस्तान व अफगानिस्तान की सीमा पर स्थित है। इसी दर्रे से आर्यों ने भारत में भी प्रवेश किया था। जितने भी भारत पर आक्रमण होते थे वो ज़्यादातर लोग खैबर दर्रे से ही आते थे। अब आगे बात करते हैं चांगला दर्रा। ये लद्दाख में स्थित है। लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। अब देखते हैं भारत के द्वीप और द्वीप समूह। तो सबसे पहले बात करते हैं अरब सागर में जो द्वीप स्थित है इसका नाम है लक्षद्वीप। और जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है इसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और जो हमारे अन्य द्वीप हैं इसकी बात भी कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं माजुली द्वीप की, जो असम में और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया है। ये नदी द्वारा बनाया गया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। न्यू मूर द्वीप ये बांग्लादेश के दक्षिण और साथ में क्या है पश्चिम बंगाल के पूर्व में स्थित है। इस पर अपना अधिकार बांग्लादेश बताता है। शिव सुंदरम जो द्वीप है ये मैसूर कर्नाटक में स्थित है। जो हमारा गंगा सागर द्वीप है ये कलकत्ता के दक्षिण में स्थित है। इस पे जो आपका प्रशासनिक नियंत्रण है ये पश्चिम बंगाल का है। एलिफेंटा द्वीप ये महाराष्ट्र में स्थित है।
चलिए अब बात करते हैं, आगे देखते हैं द्वीप समूह से संबंधित अन्य फैक्ट। जो आपका 11 डिग्री चैनल है, ये उत्तर में अमीन द्वीपी द्वीप तथा दक्षिण में कनानोरे द्वीप को अलग करता है। 10 डिग्री चैनल जो है ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मध्य स्थित है। 9 डिग्री जो चैनल है ये लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य स्थित है। 8 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। दक्कन पैसेज जो है ये लिटिल, जिसको कहते हैं लघु अंडमान, को दक्षिण अंडमान से अलग करता है। इसके बाद बात करते हैं कोको स्टेट की। कोको द्वीप जो है म्यांमार में है, ये उत्तरी अंडमान के बीच स्थित है। म्यांमार और अंडमान के बीच स्थित है। पाक स्टेट ये भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। ग्रेट चैनल सुमात्रा जो इंडोनेशिया का एक द्वीप है और साथ में क्या है निकोबार के मध्य स्थित है। निकोबार जो है अंडमान निकोबार का एक द्वीप समूह है। नोट में देखते हैं एलिफेंटा द्वीप मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर दूर स्थित है। रामेश्वर द्वीप तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। मुख्य भूमि से यह द्वीप पबन चैनल द्वारा अलग होता है। यह भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। सालसेट द्वीप भारत के